तो हमने पढ़ लिया था 1911 का दिल्ली दरबार। जब दिल्ली दरबार की समाप्ति होती है तो आपको पता है कि अंग्रेजों को ये पता चल चुका था कि अब विश्व युद्ध छिड़ने वाला है, क्योंकि देशों में आपस में मनमुटाव हो रहे थे। मनमुटाव को लेकर अगर बात करें तो किस बात से मनमुटाव था, तो उस समय क्या था कि उपनिवेश बन रहे थे। उपनिवेश समझते हो? उपनिवेश का मतलब होता है कि अगर कोई देश किसी और देश में जाकर वहां पर शासन करता है, यानी उन्हीं के वस्तुओं का यूज करके अपने चीजों को फायदा पहुंचाते हैं, जैसे अंग्रेज भारत में कर रहे थे। यानी ब्रिटेन जो था भारत का क्या था? उपनिवेश था। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो भारत जो था ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश था। भारत ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश। तो उपनिवेश का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी शक्ति, बाहरी शक्ति जो आकर किसी देश के अंदर उसी की वस्तुओं का, उसी के धन का, उसी के सभी चीजों का यूज करता हो और अपनी क्या बढ़ाता हो? समृद्धि बढ़ाता हो। तो उस समय भारत ही नहीं, यूरोप के बहुत सारे देश इस चीज को अपना रहे थे, क्योंकि यूरोप के अंदर आ चुका था क्या? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण मतलब होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब वहां पर नए नए उद्योग बन रहे थे, मशीन बन रहे थे। तो जब मशीन बनेगा तो क्या होगा? जब मशीन बनेगा तब क्या होगा? जो कच्चा माल है या जो रेडी माल है वो जल्दी तैयार होगा। भाई एक आदमी हाथ से काम कर रहा है और एक मशीन से काम कर रहा है, तो मशीन से काम क्या होगा? जल्दी होगा। जब जल्दी होगा मशीन से काम, तो कच्चा माल भी चाहिए जल्दी, तो कच्चा माल के लिए फिर आगे बढ़े। जब कच्चा माल बनकर तैयार होगा तो उनको बेचेगा, बाजार भी चाहिए, तो वो बाजार की तरफ निकले। उसी बाजार के ढूंढने के चक्कर में देशों के बीच में आपस में मनमुटाव होने लगे। भाई मान लीजिए कि कहीं पर एक देश में ही 5 देशों के सामान बिक्री हो रहा है, तो वहां पर मनमुटाव होगा। तो ऐसे ही मनमुटाव धीरे धीरे व्यापार को लेकर आपसी देशों में, यूरोप के देशों में होने लगे। एशिया में इस युद्ध का कोई प्रभाव पड़ा, लेकिन उसके आने के बाद, युद्ध होने के बाद एशिया पर प्रभाव पड़ा। लेकिन जितने भी प्रथम विश्व युद्ध में लड़े थे वो मोस्टली यूरोप के कंट्री थे, यूरोपियन कंट्री थे। तो यूरोप के लोग बाहर जाकर अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने चीजों को बढ़ाने के लिए, अपने औद्योगिकरण को, अपने व्यापार को, इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहे थे? वो अपनी चीजों को बढ़ा रहे थे, उपनिवेश बना रहे थे। अब उपनिवेश बनाने के चक्कर में ही ये प्रथम विश्व युद्ध की घटना हो जाती है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध क्या कब शुरू होता है? 1914 में। लेकिन जब 1914 में शुरू हुआ तो कुछ कारण हुए होंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जब उपनिवेश बन रहा था तो 1, 2, 3 देश आपस में गुट बनाकर व्यापार को आगे बढ़ाते थे। जैसे कि सबसे पहले बात करें तो एक जर्मनी है, एक ऑस्ट्रिया है और एक हंगरी है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ये 3 देश आपस में मिलकर उस समय उपनिवेश या व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। तीनों देश मिलकर, जिनको बोलते हैं ट्रिपल एलियांस। अगर ट्रिपल एलियांस की बात करते हैं तो कौन कौन शामिल थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी। यानी ये तीनों कंट्री आपस में, तीनों देश आपस में साथ रहते थे और इनको ट्रिपल एलियांस कहते थे। एक दूसरी तरफ ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, इनको ट्रिपल राष्ट्रीय मैत्री कहा जाता है। तो ये दोनों गुट यूरोप के अंदर अपने व्यापार को लेकर बढ़ावा देना चाह रहे थे। लेकिन उसी समय 1914 में एक तत्कालीन घटना घट जाती है। ऑस्ट्रिया के युवराज, कौन? ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांसिस की हत्या हो जाती है, उसके पत्नी समेत, मतलब उसकी फैमिली के समेत उसकी हत्या हो जाती है। कब? 1914 में। अब आपको पता है कि ऑस्ट्रिया है उस समय, तो ऑस्ट्रिया जो है ट्रिपल एलियांस का है, जो जर्मनी साथ है उसके साथ हंगरी है। तो 1914 में जो ऑस्ट्रिया के युवराज है उसकी पत्नी समेत क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। तो हत्या का आरोप लगाते हैं सर्बिया पर। किस पर?
यानी ऑस्ट्रिया जो है इस हत्या का आरोप लगाता है सर्बिया। सर्बिया एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहां पर लगाता है और वह उस पर हमला बोल देता है। सर्बिया पर क्या बोल देता है? हमला बोल देता है। जब सर्बिया पर हमला बोलता है तो उस समय रूस साथ आ जाता है, ब्रिटेन, भारत, जापान, अमेरिका और फ्रांस। जबकि रूस जो है, कौन? रूस, ये 1917 में, रूस जो है 1917 में ये इस युद्ध से वापस निकल गया। मतलब ये 11 नवंबर 1918 को युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन वो रूस कब निकल गया? 1917 में निकल गया। अमेरिका 1917 में आया, इसके पीछे भी कारण थे कुछ, वो भी जानेंगे। तो जब ऑस्ट्रिया ने क्या किया, जब ऑस्ट्रिया पर आरोप लगा कि ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या हुई है उसके पत्नी के समेत, तो ऑस्ट्रिया ने विश्व युद्ध की घोषणा कर दी। यानी देश लोग शामिल हो गए, सारे जितने देश एक साथ इकट्ठे थे वो आपस में क्या हो गए? शामिल हो गए। और कुल 37 देशों ने इस विश्व युद्ध में शामिल हुए थे। यानी टोटल 37 देश इस युद्ध में शामिल हुए थे, जिसमें से कुछ देश ऐसे थे जो जोर जबरदस्ती से लाए गए। जैसे भारत का आने का मन नहीं था, तो ऐसे ही बहुत सारे देश उस समय युद्ध में कूद पड़े थे और 37 देशों की जनता उस युद्ध में लड़ रही थी। अब बात आती है कि जब सर्बिया ने अटैक किया तो उस समय रूस ने साथ दिया, ब्रिटेन ने, भारत ने, जापान ने, अमेरिका ने और फ्रांस ने दिया साथ। तो अमेरिका क्यों आ गया इस युद्ध में? क्या कारण रहा अमेरिका का? अमेरिका का कोई लेना देना नहीं था। तो एक जहाज था, जर्मनी का एक यू बोट जहाज था, जिसने बहुत सारे जहाज, पनडुब्बी जिसको बोलते हैं, ये पनडुब्बी जहाज था, ये जो पानी में चलता था। हाँ, जर्मनी का एक यू बोट जहाज है पनडुब्बी, जिसने बहुत सारे जहाजों को तहस नहस कर दिया था। तो उसमें अमेरिका के कुछ लोग मारे गए थे, अमेरिका के कुछ लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। देखो एक और बात ध्यान रखना, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका और जापान एक साथ है। प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका और जापान क्या है? एक साथ है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। इसके पीछे भी कहानी है। तो वो जब हम दूसरा विश्व युद्ध पढ़ेंगे तो हम उसमें इस चीज का जिक्र करेंगे क्यों हुआ ये चीजें। अब ये समझो कि हम प्रथम विश्व युद्ध में लड़ रहे हैं, तो प्रथम विश्व युद्ध में जापान और अमेरिका क्या है? साथ है। और अमेरिका क्यों आया 1917 में? क्योंकि उसके जो जहाज थे, उस जहाज को तहस नहस करने वाले जो ऑस्ट्रिया के जर्मनी का जहाज था, उसको तहस नहस कर दिया, जिसमें अमेरिका के कुछ लोग मारे गए। इस लोग के मारे जाने से अमेरिका आगे निकलकर ब्रिटेन का साथ देता है और प्रथम विश्व युद्ध में 1917 में शामिल हो जाता है और 11 नवंबर 1918 को युद्ध समाप्ति हो जाती है। जब युद्ध समाप्ति होती है तो हारने वाला देश कौन है? धुरी राष्ट्र। इनको हम धुरी राष्ट्र बोलते हैं। किनको? जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया। जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया। आपने खिलाफत आंदोलन पढ़ा होगा, असहयोग आंदोलन पढ़ा होगा। तो खिलाफत आंदोलन क्या थे? एक खलीफा थे, मुसलमानों के खलीफा थे, और उनकी एक मान सम्मान तुर्की में अलग होती थी। धर्म के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता थे खलीफा। तो जब तुर्की की बात आती है तो तुर्की किधर थे? धुरी राष्ट्र की तरफ, यानी जर्मनी की तरफ थे। और प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र की हार हो जाती है। किसकी हार होती है? धुरी राष्ट्र की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। और जीत कौन जाते हैं? मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं। यानी भारत, ब्रिटेन, रूस, इन सभी की उस युद्ध में जीत होती है। अब बात करते हैं कि जब युद्ध समाप्ति होती है तो इन तीनों देशों के साथ कुछ ना कुछ संधि करी गई, गुप्त संधियां करी गई। तो पहली वर्साई की संधि की गई। किसके साथ? पेपर में पूछा जाता है कि वर्साई की संधि कब की गई? प्रथम विश्व युद्ध के साथ। ठीक है, किसके साथ की गई? जर्मनी के साथ। यानी जर्मनी को वर्साई की संधि के साथ रोक दिया गया, ऑस्ट्रिया को सेंट जर्मेन की संधि के साथ रोक दिया गया और तुर्की को सेब्र की संधि के साथ रोक दिया गया। यानी इन तीनों देशों की हार की वजह से इनको संधि का सामना करना पड़ा। और इसी संधि में तुर्की के खलीफा की बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी, जिसके लिए खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन को शुरू किया गया था।
इसके पीछे भी हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि ये तो एक कहानी हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन आया, कौन शामिल हुआ, किस कारणों से हुआ। क्योंकि हर आदमी अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता था, अपने उपनिवेश स्थापित करना चाहता था, चाहे रूस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो, अपने अपने व्यापार को दूसरे देशों में उपनिवेश की तरह स्थापित करना चाहता था। और उसमें ब्रिटेन जैसे हम पर शासन कर रहा था, हमारे ही चीजों का दोहन कर रहा था, हमारे ही धन का, हमारे ही संपत्ति का, हमारे ही जमीन का, हमारे ही लोगों का क्या कर रहा था, दहन कर रहा था। उन्हीं को सब कुछ यूज करके अपने चीजों को समृद्ध बना रहे थे। तो उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे अपने व्यापार को लेकर, क्योंकि औद्योगिकरण हो चुके थे और औद्योगिकरण होने के लिए माल को बेचने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। तो उस जगह को कहां से आएगा, वो जगह कहां पे आएगा, जब तक वो अपना उपनिवेश स्थापित नहीं करेंगे। तो इस होड़ को लेकर आपसी देशों में टकराव होने लगे। फिर कुछ देश इकट्ठे हो गए, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी इकट्ठे हो गए, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस इकट्ठे हो गए। ये जब भी आपस में कुछ होता तो ये साथ एक दूसरे के साथ देते। तो इस तरीके से गुट इकट्ठे होने लगे। और जब गुट बनने लगे तो उसी समय एक तत्कालीन घटना घटती है, ऑस्ट्रिया के युवराज की हत्या हो जाती है पत्नी समेत, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया ने आरोप लगाया कि सर्बिया के देश के ऊपर, और सर्बिया देश पे जब उन्होंने हमला किया तो सर्बिया के साथ रूस, ब्रिटेन, भारत, जापान, ठीक है, फ्रांस, अमेरिका, सब के सब युद्ध में शामिल हो गए। और ऑस्ट्रिया, जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया तीनों देशों को उस समय हार मानना पड़ा इनकी शक्ति के आगे। अब बात करते हैं कि जब हार माने तो कुछ संधि भी हुई, जैसे मैंने बताया वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हुआ, सेब्र की संधि किसके साथ हुआ, तुर्क के साथ। ऐसे संधि के साथ उनको युद्ध को समाप्त करना पड़ा। लेकिन युद्ध में हमारे भारतीयों और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, इस चीज का हमें जिक्र करना है। क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या युद्ध के, क्योंकि देखो कोई भी आंदोलन शुरू हुआ तो किसी ना किसी कारण से हुआ। अब ऐसा नहीं है कि बिना किसी कारण के कोई भी युद्ध शुरू हो सकता है। केवल हमें युद्ध को पढ़ लेना, उसके बारे में जान लेना, उसकी नॉलेज को ले लेना ही हमारे एग्जाम के लिए काफी नहीं है। क्योंकि आजकल का जो एग्जाम है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक होते हैं और कुछ कारण ऐसे हो सकते हैं जो आपसे पूछ लिया जाता है, आपको नहीं पता होगा। तो प्रथम विश्व युद्ध में राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो अगर हम बात करें तो भारत जो था वो ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। भारत जो था ब्रिटेन का क्या था, एक उपनिवेश था। यानी ब्रिटेन भारत में आकर भारत की ही संपत्ति का, भारत के ही पैसों का, भारत के ही लोगों का दहन कर रहे थे, उन्हीं से अपनी समृद्धि को बना रहे थे। तो भारत जो था वो ब्रिटेन का क्या था, उपनिवेश था। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो भारतीय नहीं चाहते थे कि वो युद्ध में ब्रिटेन का साथ दे। क्यों नहीं दे, क्योंकि दो ही गुट थे उस समय, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस पहले ही गरम दल को जेल में डाल चुके थे। आपने देखा 1907 के शोध अधिवेशन में 1908 में जेल में डाल दिए थे। 1909 में उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडल कर दिया मुसलमानों के लिए, जिसकी वजह से कांग्रेस वैसे भी अंग्रेजों से रुष्ट थे। लेकिन उसी समय की घटना है, महात्मा गांधी भारत आते हैं। उसी समय की घटना है जब महात्मा गांधी भारत वापस लौटते हैं, अपने स्वदेश लौटते हैं। महात्मा गांधी के बारे में और ज्यादा जानकारी हम जब पढ़ेंगे गांधीवाद युग, तो उसमें हम महात्मा गांधी के बारे में सारे उनके कार्य, कब गए, कहाँ गए, कैसे गए, उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी के आने की वजह से 1915 में 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए और 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है उन्हीं के आगमन के ऊपर। तो जब महात्मा गांधी आए तो वो भी साथ देना नहीं चाह रहे थे। पहले राष्ट्रीय कांग्रेस तो ऐसे साथ नहीं देना चाह रहे थे, मुस्लिम लीग इसलिए साथ नहीं देना चाह रहे थे क्योंकि धुरी राष्ट्र कौन था, तुर्की। और तुर्की मुसलमानों का एक एरिया है, मुस्लिम एरिया है, मुस्लिम क्षेत्र है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो तुर्की जो था वो मुस्लिम क्षेत्र था। और इधर से भारत में जो ब्रिटेन था वो अगर ये हार जाते, अगर तुर्की हार जाती, अभी तक तो हारे नहीं थे, लेकिन अगर तुर्की हार जाती तो उनको संधि का सामना करना पड़ता। तो मुस्लिम लीग इसलिए साथ नहीं दे रहे थे क्योंकि तुर्की था उसमें। भारत इसलिए साथ नहीं देना चाह रहे थे क्योंकि भारत जो था पहले ही ब्रिटेन से दुखी था, क्योंकि कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो ब्रिटेन सरकार से पहले ही दुखी थी।
बंगाल विभाजन भले ही रद्द कर दिया हो, लेकिन उनकी बातों को नहीं माना जा रहा था। जब वो अपने स्वराज की मांग कर रहे थे तो उनको बार बार नकारा जा रहा था। ओके, तो ये सारी बातें जो थी ये प्रथम विश्व युद्ध की घटना है। तो राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो महात्मा गांधी आते हैं, और महात्मा गांधी आते ही जब लोग भारतीय सैनिक में भर्ती नहीं होना चाह रहे थे, आपको बता दूं 12 लाख लोग इस युद्ध में लड़े थे भारत की ओर से, जिसमें 8 लाख सैनिक थे, जिसमें 8 लाख सैनिक थे। अब सोचिए कि प्रथम विश्व युद्ध में जिसमें भारत नहीं लड़ना चाहता था, फिर भी 12 लाख लोग उसको ले गए, और 300 करोड़ से ऊपर का खर्चा भारत की ओर से हुआ था, जिसमें राजा महाराजाओं ने जो पैसे दिए दान कोष में, उनका कोई जिक्र नहीं है। और राजा महाराजाओं से जिक्र किया जाता था और उनको दबाव बनाया जाता था कि आप पैसे का जो है वो आप क्या करिए, इन्वेस्ट करिए, दान कीजिए उसमें, युद्ध के कोष में, खजाने में, ताकि हमारा जो युद्ध है वो अच्छे से सुचारू रूप से चल सके। तो बहुत सारा आर्थिक प्रभाव पड़ा, राजनीतिक प्रभाव पड़ा, समाज में फर्क पड़ा, ठीक है, उन सब चीजों की चर्चा करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आपने देखा होगा कि 1909 से लेकर जैसे ही स्वदेशी आंदोलन समाप्त होता है 1908 में, तो 1908 से लेकर 1920 तक 19 तक कोई आंदोलन नहीं होते हैं, क्योंकि उस समय सारे के सारे कहां बिजी थे, सारे के सारे कहां व्यस्त थे? प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में व्यस्त होने का कारण था, आंदोलन के शांत होने का कारण क्या था? कि महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी ने यह कह रखा था कि हमें अंग्रेजों का, ब्रिटेन का साथ देना चाहिए। हो सकता है कि पहले विश्व युद्ध के साथ जब वो समाप्ति हो जाएगी तो वो हमें अपना स्वराज हमारे हाथों में सौंप देंगे, ऐसा ब्रिटेन के लोगों ने कहा। ऐसे ब्रिटेन सरकार ने कही कि अगर हम युद्ध जीतते हैं तो हम आपको क्या करेंगे, सत्ता सौंप देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और सत्ता न सौंपने की वजह से उन्होंने द्वैध शासन लगाया, रोलेट एक्ट पास किया, और रोलेट एक्ट पास करने के बाद जलियांवाला बाग कांड हुआ। उसके बाद जो आंदोलन का जो पड़ाव है वो ऐसा चला कि वो 1947 तक रुका नहीं। हर 1919 के बाद रोलेट एक्ट जब पास हुआ, उसके बाद हर एक वर्ष, प्रति वर्ष कोई ना कोई आंदोलन चलते रहे, और वो आंदोलन ऐसा चलता रहा कि भारत जब आजाद हुआ तब ये आंदोलन जाकर शांत हुआ। यानी एक प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का साथ देना अंग्रेजों के लिए भारी पड़ा, ये भी कह सकते हो, या ये भारतीयों के लिए नुकसान भी रहा कि अंग्रेजों का साथ दिए। अगर अंग्रेजों का साथ नहीं दिया होता प्रथम विश्व युद्ध में, तो हो सकता था भारत और पहले आजाद हो जाता। तो ये बात बनी कि ब्रिटेन चाहता था कि भारतीयों का साथ हो। ब्रिटेन ने इवन इतना ही कहा था कि भारत जो है, हम भारत में लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, साम्राज्यवाद नहीं। साम्राज्य मतलब है कि हम अपने साम्राज्य को नहीं विस्तार करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप में लोकतंत्र की भावना हो, लोकतंत्र स्थापित करेंगे। तो जब लोकतंत्र स्थापित होगा तो आपका देश सुचारू रूप से चलने लगेगा। तो वो ये चाहते थे, लेकिन उनकी मंशा कुछ और थी। उनकी मंशा थी जैसे तैसे करके प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का हमारा साथ मिल जाए। उधर से जर्मनी चाहता था कि भारत अंग्रेज का साथ ना दे। जर्मनी क्या चाहता था? भारतीयों जो है ब्रिटेन का साथ नहीं दे प्रथम विश्व युद्ध में। तो ये कुछ घटनाएं घटी प्रथम विश्व युद्ध में। और जब महात्मा गांधी ने सैनिकों को भर्ती करने के लिए आगे लाए, तो उनको सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है। तो महात्मा गांधी को ही सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही जब अंग्रेज ब्रिटेन में थे, तो उन्होंने ब्रिटेन में बहुत ज्यादा हेल्प की थी, ठीक है, वो जब गांधीवाद पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। उसी समय उनको कैसरे हिंद की उपाधि ब्रिटेन सरकार ने दिया था। कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दी? ब्रिटेन ने दी थी। कब? प्रथम विश्व युद्ध के समय। यानी महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध में केसरे हिंद की उपाधि मिली, और उनको क्या कहा जाता था? सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट। सेना में भर्ती कराने वाला सर्जेंट। तो ये प्रथम विश्व युद्ध में क्रांतिकारियों का जो दबाव था वो कम क्यों रहा? ताकि महात्मा गांधी चाहते थे कि क्या हो, हम ब्रिटेन का साथ दें और आंदोलन को नहीं करें। आंदोलन नहीं करेंगे तो हो सकता है ब्रिटेन सरकार हमें जल्दी अपना स्वराज
हमें वापस कर दे, हमें शासन जो है हमें वापस सौंप देगा। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसा नहीं हुआ। कुछ राजनीतिक कारण भी हो गए कि आंदोलन को शांत होने का कारण क्या था। महात्मा गांधी और कांग्रेस के नेताओं का जो समझौता है वो ये हुआ कि हम भारतीय हैं वो किसका साथ देंगे, ब्रिटेन का साथ देंगे। मुस्लिम लीग इसमें साथ नहीं देना चाह रही थी, लेकिन मुस्लिम लीग को भी कहीं ना कहीं मनाया गया, बातें मनवाई गई, ठीक है। क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि तुर्की जो है ना, तुर्की और उसके खलीफा का जो प्रमुख नेता है वो थे तुर्की के खलीफा, ठीक है। जो प्रमुख नेता होते हैं मुसलमानों के वो खलीफा होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर तुर्की हार जाता है तो क्या होगा, उनकी बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगा उनका। इसलिए मुस्लिम लीग वहां पर पीछे हट रही थी। लेकिन मुस्लिम लीग को भी आश्वासन दिया गया कि ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उनकी मंशा कुछ और थी। जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है 11 नवंबर को, तो 1919 आने में कोई ज़्यादा टाइम तो था नहीं, और 1919 में ही उन्होंने रोलेट एक्ट पास किया। और रोलेट एक्ट पास करते ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जैसे ही तुर्की के साथ संधि हुआ, तुर्की के साथ संधि होते ही खलीफा के साथ जो व्यवहार बर्ताव किए गए, उसके लिए मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू किया और उसमें भारतीयों ने भी साथ दिया था। खिलाफत आंदोलन में भारतीयों ने भी साथ दिया। जैसे ही खिलाफत आंदोलन खत्म होता है, असहयोग आंदोलन शुरू हो जाता है, उसके बाद चौरा चौरी घटना, ये सारी घटनाएं क्रम से एक दूसरे कारण से, किसी न किसी कारण से होते रहते हैं। तो यही चीजें हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विश्व युद्ध पर, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर यह प्रभाव पड़ता है कि उस समय तक जो आंदोलन थे वो क्या थे, बिल्कुल स्थगित हो गए थे। कोई आंदोलन नहीं चल रहे थे, क्योंकि कांग्रेस प्लस महात्मा गांधी चाहते थे कि अब हम आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, हमें उसमें ब्रिटेन को साथ देना चाहिए। और जब ब्रिटेन का साथ दे रहे थे तो उनकी मंशा जब धीरे धीरे साफ होने लगी तो उन्होंने अपने चीजों को अलग अलग करने लगे। क्योंकि ब्रिटेन चाहती थी साम्राज्यवाद, लेकिन वो कहते थे लोकतंत्र, तो ये गलत हो गया। और जब लोगों को धीरे धीरे मंशा पता चलने लगेगा तो लोग उससे पीछे की तरफ हटने लगे। और यही चीजें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन उस समय तक स्थगित रहा। लेकिन जब ब्रिटेन जब युद्ध जीता तो उन्होंने जीतते ही क्या लगा दिया, रोलेट एक्ट। और रोलेट एक्ट के बाद एक पर एक ऐसे आंदोलन घटनाएं शुरू हुई कि जिसका जिक्र आधुनिक भारत के इतिहास में दर्ज है, और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सारे जो आंदोलन है वो इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा साल नहीं गया जब आंदोलन नहीं हुए। और इतना इवन की बता दो कि कांग्रेस के 4 अधिवेशन हुए, भाई 14 से 18 तक 4 अधिवेशन होंगे। चारों अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि हम ब्रिटेन का साथ देंगे। कांग्रेस के अधिवेशन में ये सब हुआ कि हम किसका साथ देंगे, ब्रिटेन का साथ देंगे। लेकिन 1916 के अधिवेशन में नरम दल और गरम दल जुड़ जाते हैं, समझौता होता है, जिसको हम लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। और नरम दल गरम दल के जुड़ने के साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी दोनों इकट्ठी हो जाती है। इसके पीछे भी कारण है प्रथम विश्व युद्ध ही। कौन सा, क्या कारण है, प्रथम विश्व युद्ध ही इसके पीछे का कारण है। यानी लखनऊ पैक्ट में प्रथम विश्व युद्ध का बहुत बड़ा योगदान है। लखनऊ पैक्ट भी अच्छे से पढ़ेंगे, जिसमें एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से किस तरीके से लखनऊ पैक्ट में नरम दल और गरम दल को इकट्ठा किया जाता है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को इकट्ठा किया जाता है। पूछा जाता है कि विभाजन कब हुआ नरम दल और गरम दल का, 1907 में। कौन से अधिवेशन, सूरत अधिवेशन। और कौन से अधिवेशन में दो इकट्ठे हुए, लखनऊ 1916। इकट्ठे होने के पीछे भी कारण है, वो लखनऊ पैक्ट में हम जानेंगे कि किस तरीके से वो इकट्ठे हुए, क्यों इकट्ठे हुए, ये लखनऊ पैक्ट में हम जानेंगे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी क्यों इकट्ठे हुए, ये हम जानेंगे। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया राजनीतिक बातें, कि प्रथम विश्व युद्ध में जो राजनीतिक बातें हैं वो कैसे कैसे घटी। अब बात करते हैं क्या आर्थिक पर क्या प्रभाव पड़ा, भारत के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा उस चीज का, तो ध्यान दें। जब ब्रिटेन युद्ध में विजेती तो जो उसके जहाज थे वो सारे के सारे जहाज सैन्य सामग्री ढूंढने में व्यस्त थे।
मतलब कि सैनिक की जो सामग्री थी, खाना पीना वस्त्र, इन सब चीजों को ढोने के लिए व्यस्त थे वो। और जो उद्योग धंधे थे वो ठंडे हो गए, यानी जो मार्केट का जो विदेशी उद्योग धंधे थे वो क्या हो गए, ठंडे पड़ गए। ठंडे मतलब हो गए कि वो व्यापार थम सा गया, क्योंकि जब जहाजों में सैनिक के लिए सामग्री जाएगा तो व्यापार कैसे होगा वहां से। तो सैनिक के लिए जब सामान आते थे तो व्यापार कम हो गया, जिससे भारतीय व्यापारियों को लाभ मिला कि जो भारत के जो उद्योग धंधे थे, भारतीय लोगों के उद्योग धंधे थे, वो आगे ज्यादा प्रोस्पर हुए, ज्यादा फले फूले। लेकिन उसी में कृषि का क्षेत्र अछूता रह गया और कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जो कृषि करने वाले लोग थे उनको सैनिक में भर्ती कराए जा रहे थे, सैनिक में भर्ती करवाए जा रहे थे, उनको युद्ध में उतारा जा रहा था, जिससे कृषि क्षेत्र भी क्या रहा, प्रभावित रहा। लेकिन जो वस्त्र थे, भारतीय वस्त्र, क्योंकि विदेशी वस्त्र का जो आयात था वो कम हो गया था और निर्यात भी, आयात निर्यात दोनों पर प्रभाव पड़ा था, यानी ना विदेशों का माल आ रहा था, ना यहाँ पे हम विदेश से भेज रहे थे। लेकिन जब भारतीय सैनिक जो यहाँ पे थे उनके लिए कपड़े कहाँ चाह रहे थे, तो भारतीय जो व्यापारी थे वही यहाँ पर भारतीय सैनिक के लिए व्यापार और कपड़े का व्यवस्था कर रहे थे। यानी बस केवल और केवल भारतीय व्यवस्था पर ही जो व्यापारी है, कपड़े का व्यापारी, उनमें ही ज्यादा फर्क पड़ा था। अदरवाइज कृषि के क्षेत्र पर इसका नुकसान ही रहा। साथ ही साथ में अगर हम देखें तो बैंकों में जो पैसे निवेश हुए उस पर प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो सारा पैसा था वो कहाँ जा रहा था, युद्ध में समाप्त हो रहा था। तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी भारत के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। बता दूं 1918 के समय भारत की जो राष्ट्रीय आय थी वो थी 145 करोड़ रुपए। भारत की राष्ट्रीय आय कितनी थी, 145 करोड़ रुपए थी। और जब युद्ध समाप्त हुआ तो भारत पर कर्जा, पता कितना कर्जा बढ़ गया था, 781 करोड़ रुपए, यानी युद्ध में कर्जे भी लिए गए। जो युद्ध के समय भारत पे कर्जा था वो कितना था, 400 करोड़ का, जो ब्रिटेन सरकार ने लिया था 400। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद वो कर्ज कितना हो गया, 782 करोड़ हो गया, जिसमें से सोचो कि राजाओं ने जो पैसे दिए उनका कोई उल्लेख नहीं है, जो भारतीय सैनिक पे खर्चा हो रहा था उनका कोई उल्लेख नहीं है। तो ऐसे सोचो कि कितना रुपए, कितने पैसे उस युद्ध में समाप्त हुए, जान के साथ धन का भी कितना खर्च हुआ, लोग की जान भी तो गई वहां पे युद्ध में। तो इस चीज को देखते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था पर इस चीज का क्या पड़ा, जो प्रभाव पड़ा ये बहुत ज्यादा दयनीय था, क्योंकि भारत वैसे ही बढ़ नहीं पा रहा था, अंग्रेज वैसे ही उनको दबा रहे थे। और जब लगा कि भारतीयों को अब अंग्रेज हमारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही प्रथम विश्व समाप्त होता है अंग्रेज साफ मना कर देते हैं और रोलेट एक्ट पास कर देते हैं, जो बिना किसी मर्जी के किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये सारी बातें जब भारतीयों को समझ में आई तो उन्होंने वापस एकत्रित हुए और फिर आंदोलन करना शुरू कर दिया, क्योंकि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं। इसके पीछे कुछ कारण है, ये हम लखनऊ पैक्ट में हम पढ़ेंगे। समाज में भी इसका विरोध हुआ। जो सैनिक वहां युद्ध लड़के आए तो उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन से हम जितना डरते हैं, अगर हम इकट्ठे होकर ब्रिटेन से लड़ाई करें तो हम ब्रिटेन को यहां से भगा सकते हैं। ये सैनिकों के जवाब थे। भाई जो सैनिक युद्ध लड़के आ रहे हैं तो उनको पता चल गया कि ब्रिटेन में ऐसा कोई शक्ति नहीं है, अगर हम मिलजुल कर अगर हम युद्ध लड़े तो हम ब्रिटेन को यहां से भगा सकते हैं। तो ये सारी बातें जब निकल कर आती है सामने तो 1920 के बाद आंदोलन शुरू हो जाते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है लखनऊ पैक्ट, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।